नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया। 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी, 51 भाषाएं। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, 1997 में आई थी ये किताब और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो जैसे एक स्टैंडर्ड बन गई। सही कहा। और इसका जो कोर आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। लेखक के 2 पिता, एक गरीब डैड पढ़े लिखे पर पैसों की तंगी, और दूसरे अमीर डैड कम पढ़े लिखे पर कामयाब उद्यमी। तो ये किताब मतलब पैसे को लेके 2 बिल्कुल अलग सोच सामने रखती है। हाँ, और सार यही है कि सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है पैसे को मैनेज करना, उसे इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत वो इसी किताब के विश्लेषणों और सारांशों पर आधारित है। हम इसके मुख्य विचारों को समझेंगे, देखेंगे कि इसका इतना असर क्यों हुआ, और हाँ, इस पर जो सवाल उठे हैं, जो आलोचनाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। हाँ, कियोसाकी का बड़ा सीधा सा फंडा है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे स्टॉक हो गए या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है। और लायबिलिटीज वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे होम लोन, कार लोन। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। पर यहीं एक बहस शुरू हो जाती है ना, क्या अपना घर हमेशा लायबिलिटी ही होता है? हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर काफी अलग अलग राय हैं, क्योंकि घर की वैल्यू बढ़ भी सकती है, वो एक सुरक्षा भी देता है। कियोसाकी का नजरिया थोड़ा सख्त है इस मामले में। अच्छा, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो एक और मॉडल देते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हाँ, ये आय के 4 तरीके बताता है। ई यानी एम्प्लॉय मतलब नौकरी पेशा, एस सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपना काम करने वाले, फिर बी बिजनेस ओनर जिनका अपना सिस्टम है जो पैसा कमाता है, और आई इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा बनाते हैं। बिल्कुल। और किताब का जोर है कि भाई अगर असली वित्तीय आजादी चाहिए तो ई और एस से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। और इसके पीछे कारण भी बताते हैं, जैसे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को टैक्स में फायदे मिल सकते हैं जो शायद नौकरी पेशा को उतने ना मिले। सही बात है। और यहीं से वो पारंपरिक शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। हाँ, वो कहते हैं स्कूल हमें अच्छी नौकरी करना तो सिखा देते हैं, मतलब ई क्वाड्रेंट के लिए तैयार करते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो गायब है। इसीलिए वो खुद से सीखने पर, मतलब सेल्फ एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं। किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो। उनका एक और आइडिया है, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। हाँ, जैसे वो मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण देते हैं। वहां सिर्फ बर्गर बनाना नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस सिस्टम कैसे चलता है वो सीखने को मिल सकता है। ये सोच थोड़ी अलग है पर दिलचस्प है। ये सब मानसिकता की बात है, मतलब पैसे को लेकर डर हटाना, सोच समझकर जोखिम लेना, और सबसे जरूरी गलतियों से सीखना। हाँ, उनका वो कोट याद आता है, असल दुनिया में होशियार वो नहीं जो गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलती करके सीख जाए। बिल्कुल, ये एक्शन लेने को प्रोत्साहित करता है। और इसका असर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट पर 6 साल से ज्यादा। विल स्मिथ जैसे बड़े नाम इसकी तारीफ करते हैं। PBS पर शो आया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भी किताबें लिखी, मतलब लोगों पर इसका गहरा असर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, आलोचनाएं भी कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें चीजों को बहुत ज्यादा, शायद खतरनाक हद तक सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे वो घर वाली बात या फिर कुछ सलाह, वो थोड़ी जोखिम भरी लग सकती हैं, खासकर अगर किसी को फाइनेंस की ज्यादा समझ ना हो। और एक बड़ा सवाल अमीर डैड के असली होने पर भी उठता रहा है, क्या वो वाकई में थे? हाँ, जॉन टी लीड जैसे आलोचक तो साफ कहते हैं कि ये शायद मनगढ़ंत किरदार है, और कियोसाकी की अपनी कमाई किताबों और सेमिनार से ज्यादा होती है, रियल एस्टेट से कम। ये बातें विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाती हैं। पाठकों की राय भी आप देखेंगे तो मिली जुली मिलेगी। कुछ के लिए ये प्रेरणा है, तो कुछ को लगता है कि ये बातें दोहराई हुई हैं और असल जिंदगी में उतनी प्रैक्टिकल नहीं। और फिर उनकी कंपनी का 2012 में दिवालिया होना और हाल में 2024 में खुद पर $1 बिलियन से ज्यादा कर्ज की बात, इसने भी लोगों के भरोसे को थोड़ा हिलाया है। तो अगर हम सार निकालें, रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका जरूर दिया। संपत्ति बनाने पर जोर, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व, ये इसके बड़े योगदान हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी सलाह को, इसकी कहानियों को आंख बंद करके मान लेना सही नहीं होगा। आलोचनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, जो लोग फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं
उनके लिए जानना जरूरी है कि कैसे एक आइडिया इतना पॉपुलर हो सकता है और उस पर क्या मतभेद हैं। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या मानसिकता बदलना, जैसा कियोसाकी कहते हैं, वो सबसे बड़ा सबक है, भले ही उनकी कुछ सलाहें विवादित हों। और आज के समय में जहां इतनी सारी जानकारी है, कोई कैसे तय करे कि कौन सी सलाह भरोसे लायक है और कौन सी सिर्फ आकर्षक बातें? ये एक बड़ा सवाल है।